हर हर महादेव। नमस्कार। जय जय शंभू। जय भोलेनाथ। भाई, आपको पता है आपके एग्जाम की डेट के बारे में? कब है? 9 से 28 के बीच में। 9 जनवरी नहीं, फरवरी। एक महीने मेरे लिए काफ़ी भाई। मात्र 20 दिन का क्रैश कोर्स है सामाजिक अध्ययन का भी। अगर आपने सुबह वाला लेक्चर नहीं देखा है, किसका? मैथ वाला, तो आज से स्टार्ट है। 19 चैप्टर है, मात्र 15 दिन का, 20 दिन का क्रैश कोर्स है। उसके बाद मैराथन। और विधिवत क्रैश कोर्स का मतलब यह नहीं है कि आपको डिटेल में नहीं बताई जाएगी। हर एक चीजें डिटेल में लेके चल रहे हैं। एक चैप्टर एक दिन मैथ का, सामाजिक अध्ययन का भी एक चैप्टर एक दिन, इस तरह से टारगेट बनाए हुए हैं। प्रभु का दया रहा, अगर सेहत वगैरह सब कुछ सही रहा, भोलेनाथ काशी नगरी की, तो बहुत ही बेटर रहेंगे। ठीक है ना? आप लोग की दुआएं साथ रहें। आप लोग से मात्र एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे तबीयत को खुश करना चाहते हैं तो इस पर डेली इतना शेयर करो इस वीडियो को कि सारे प्रशिक्षु तक ये पहुंचे। और याद रखना, कान खोल के सुन लेना, एक भी नंबर कम नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। अगर इस दोनों लेक्चर को आप फॉलो कर रहे हैं, इस दोनों लेक्चर में आप टॉप करेंगे। मैथ में बैक लग जाए तो गारंटी है, आप एकदम बिल्कुल टाइट होके बोलना, मेरी कॉपी निकलवाई जाए, हमारे सामने चेक की जाए, इस तरह बोलोगे, टाइट होके, हक से बोलोगे, सीना चौड़ा करके बोलोगे। इतना याद रखना मेरे प्रशिक्षुओं। बस डेली क्लासेस फॉलो करना। और इस सेशन में आज हम सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बातें हम आपको सारा का सारा बताएंगे, क्या कब कैसे क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें बताएंगे। स्टार्ट है आज से मतलब क्लास आपका। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है साथियों, मेरे मित्रों, ध्यान सुनना। टॉपिक वाइज अगर चलेंगे तो बहुत है, 40 है, लेकिन हमें जो पढ़ना है, जहां से नंबर आएंगे और जो चीजें समराइज करके पढ़ाएंगे, वो सब कुछ आपका टच कर देंगे। देखना, भारत में मुगल साम्राज्य, मुगलिया साम्राज्य, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, इस तरह का जो क्रम चलता है सबके बारे में, प्लस उत्तर मुगल काल, प्लस शेर शाह की उदय, और प्लस शेर शाह का हुमायूं से जो लड़ाई होती है, आपका कौन सी, सरहिंद की लड़ाई, और इसके बाद एक और लड़ाई होती है ना, चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई 1539 और 1540 में आपका सरहिंद की लड़ाई, जिसे कहा जाता है भाई, उस समय हुमायूं को खदेड़ दिया गया शेर शाह द्वारा। और शेर शाह का भी मात्र 2-3 साल में भी डेथ हो जाता है। बाद में मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है 1555 में। हुमायूं आता है, हुमायूं 1 साल के अंदर ही सीढ़ी से गिरता है अपनी लाइब्रेरी दिल्ली में, उसकी डेथ हो जाती है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, बेहतरीन करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, कहानी के माध्यम से बताएंगे। इतना मजा आएगा ना, सुनते जाना। अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में सब कुछ बताएंगे। 1 महीने बस टाइम दे दो मुझे, इसके बाद कहीं से भी कोई एसएसटी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी देते हैं। इस एक लेक्चर को देखकर आप सुपर टेट भी निकालेंगे, डीएलएड भी फोड़ेंगे, और यूपी टेट भी निकालेंगे। यूपी टेट का जो सेकंड पेपर आता है, सी टेट का जो सेकंड पेपर आता है, इसमें से बहुत प्रश्न फंसेंगे मेरे प्यारे मित्रों। आज से आपका धुआंधार बैटिंग, आप बॉलिंग करना, हम बैटिंग करेंगे। अगर आपको इतना डर है ना, बस देख लेना, डर नाम की कोई भय रहेगा नहीं। पहली टॉपिक यह पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक, मुगलों का भैया देखना, मुगल में पता है आपको, अगर बात करें शाहजहां का मकबरा कहाँ था बताएंगे? आगरा। शाहजहां का कहाँ था भाई? आगरा था। अगर बाबर की बात करेंगे, बाबर का कहाँ था भाई? काबुल में था मित्रों। इसके बाद अकबर की बात करेंगे, अकबर का जो मकबरा था कहाँ था भाई? सिकंदराबाद था। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। सिकंदराबाद यूपी, याद रखना, यूपी में पड़ता भाई। इसके बाद बात करेंगे, अकबर हो गया। देखिए शाहजहां का कहाँ था भैया? आगरा में, आगरा लिख दिए, आगरा में। बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदर। सुनिए, बस सुनिए, कल से लिखना स्टार्ट करना। आज सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बस सिलेबस, मात्र 10 मिनट हमारे साथ रहना। शाहजहां का आगरा में, बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदराबाद में। अकबर का सिकंदराबाद, यूपी के सिकंदराबाद है। बाबर का काबुल में शिफ्ट किया जाता है। पहले तो मरता है दिल्ली में, इसको दफनाया जाता है दिल्ली में, लेकिन इसका मनसा रहता है, इसका मन रहता है, मतलब इसका अंदर से आत्मा कहता है, लास्ट हमारा ख्वाहिश है कि हमारा जो मकबरा है वो काबुल में बनाया जाए, तो काबुल में बना था भाई, है ना। और शाहजहां का तो आगरा में था, शाहजहां का भी आगरा में था, ठीक है ना। शाहजहां और शाहजहां के बेगम का भी, शाहजहां, इनका भी आगरा में था भाई। आगरा के ताजमहल पता है ना, वहीं पर। इसके बाद अकबर का सिकंदराबाद में था। इसके बाद भाई आ जाते हैं हुमायूं ही शिफ्ट करा था अपने पिताजी का, बाबर का, दिल्ली से काबुल में। इसके बाद हुमायूं का मकबरा की बात करें, दिल्ली में भाई, दिल्ली में अपना खुद दिल्ली में बनवा लिया है। इसके बाद शेर शाह सूरी वही इसे, यह कई शेर को मारा था, इसमें इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा, ठीक है भाई। इसका बचपन का नाम बता देना।
और शेरशाह सूरी भाई, शेरशाह सूरी बहुत ही ताकतवर इंसान था, बहुत काफ़ी ज़्यादा, ये अफगान शासक रहता है और यह हुमायूं को खदेड़ खदेड़ के मारा था। इसके बाद इसका जो सासाराम, सासाराम बिहार में पड़ता है, सासाराम में इसका मकबरा है भाई, सासाराम में। इसके बाद जहांगीर, जहांगीर आपको पता है जहांगीर के समय ही तख्त आउस जो बना था उसको नादिर शाह उठा ले जाता है उत्तर मुगल काल के समय, है ना। जहांगीर, तो जहांगीर के समय की बात करेंगे। जहांगीर के समय को हम लोग क्या कहते हैं, जहांगीर के समय को भैया कहा जाता है कि चित्रलेखा का, कला का, कला का नहीं, हाँ कला का, संगीत, एक मिनट रुकना, संगीत का अपने चरमों सीमा पे था संगीत। और शाहजहां के काल को कहते हैं कि इनके समय जो स्थापत्य कला का समय था बहुत ही अपनी चरमों सीमा पे था, ठीक है, शाहजहां के काल को। इसके बाद जहांगीर का जो भैया मकबरा है वो कहाँ पर है बता देंगे। जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है, लाहौर इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, देख लेना। शाहजहां का आगरा, बाबर का काबुल, अकबर का सिकंदराबाद यूपी के, हुमायूं का दिल्ली, शेरशाह का सासाराम बिहार। इसके बाद आ जाता है भैया जहांगीर, जहांगीर का कहाँ पर भाई, लाहौर में, लाहौर भी पड़ता है हमारा कहाँ पर भाई, लाहौर, होर होर जहांगीर, इस तरह से जहांगीर होर होर करके मतलब दौड़ दौड़ के सारी चीजें बनाता था, इस तरह से कोई ट्रिक बना लीजिए। इसके बाद बहादुर शाह जफर, लास्ट बहादुर शाह जफर उत्तर मुगल काल का है, इसको रंगून भेज दिया जाता है, मेरे पिया गए रंगून, भैया याद होगा ना, रंगून एरिया चला जाता है, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। 1858 की क्रांति के बाद 1859 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है वहीं पर, ठीक है ना। इसका लेकिन दिली इच्छा था कि हम दिल्ली में मृत्यु हमारा हो, हमारा मकबरा बने, लेकिन नहीं, इसका वहीं पे समाधि बना दिया गया। यह बात है। दूसरा में हमें जो पढ़ना है, दूसरे टॉपिक के बच्चों, वो पढ़ना है हमें मुगलों के जो प्रशासनिक सेवा थी और जो उसका राजनीतिक व्यवस्था था, मतलब प्रशासनिक, और उसके बाद उसका जो आर्थिक व्यवस्था था, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, मुगलों के बारे में। तीसरा डाल लेना, मराठा शक्ति अभ्युदय, शिवाजी हो गए प्लस उनके दिग्गज हो गए, इन सब के बारे में पढ़ना है, मराठा शक्ति के बारे में पढ़ना है, मराठा कैसे लड़ाई होती इनका। और चौथा नंबर पे हमको पढ़ना है 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी। देखना 18वीं शताब्दी का मतलब 17 वाला स्टार्ट, 1764, 1757 की प्लासी की लड़ाई। 1757 की प्लासी की लड़ाई जो होती है मित्रों, उस समय अंग्रेजों का पैर जम जाता है भारत में। क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला, मीर कासिम सेनापति रहता है सिराजुद्दौला का। शुजाउद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला तो बाद में आता है, बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला और बहादुर शाह द्वितीय, एक मिनट, बहादुर शाह नहीं, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद शुजाउद्दौला और मीर जाफर, इन तीनों का संयुक्त रूप बक्सर की लड़ाई में, किसके साथ बक्सर की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई इन तीनों के संयुक्त सेना के साथ प्लस वारेन हेस्टिंग्स होता है। 1764 की लड़ाई, उस समय अंग्रेजों का पैर जम जाता है एक तरह से, आर्थिक व्यवस्था के साथ, आर्थिक में हस्तक्षेप के साथ तो वह राजनीतिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरी तरीके से सत्ता उनके हाथ में आ जाती है। फिर जो भी कर लो सब कर लो, सारे जो मुगलिया थे उनको बैठा दिया गया, जितने भी रजवाड़े थे उनको तनख्वाह पर रख लिया गया महीने, मतलब उनके इशारों पर नाचना, इस तरह से वो स्टार्ट हो गया था। ठीक, अछूता रह गया था तो राजस्थान का कुछ रजवाड़ा क्षेत्र और नीचे महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, बाद में उसमें भी लड़ाई वगैरह होती है, कर्नाटक वार वगैरह होता है, लड़ाई होता है। आपको पता है कर्नाटक की लड़ाई किसके बीच होती है, तो कर्नाटक की भी लड़ाई होती है, इसके विषय में भी पढ़ना है आपको डिटेल से, ये सारी चीजें 18वीं शताब्दी में पढ़ना है। 18वीं शताब्दी के बारे में पढ़ना है आपको। यूरोपीय कंपनी कब आते हैं, प्रवेश करते हैं भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, पुर्तगाल फिर डच। देखना एक चीज आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होता है, कंपनी के क्रम में और कंपनी मतलब आने का क्रम, पुर्तगालियों मतलब विदेशियों का आने का क्रम, यूरोपियों का आने का क्रम और यूरोपियों का कंपनी बनाने का क्रम, दोनों अलग अलग है। देखना पुर्तगाल की बात करेंगे, पहले पुर्तगाल आता है भारत में, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, आने का क्रम, अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फिर उसके बाद आते हैं भाई फ्रांसीसी, फिर उसके बाद डेनिस, फ्रांसीसी, फिर डेनिस आते हैं। यह पांचों का आने का क्रम है, लेकिन कंपनी बनाने के क्रम में बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ कर ला दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे लेके जाइए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, बस। मतलब कंपनी लगाने के क्रम में पुर्तगाल, अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिस, इस तरह से था बच्चों, यह पूछा जाता है क्रम। और इस समय आपको पता है 1498 में सबसे पहले भारत की पानी वाला यात्रा, जो पानी वाला रूट जो था, कोप ऑफ गुड होप जिसे बोलते हैं, आपको पता होगा राजा जयमरीन केरल के कालीकट पे जब आते हैं, यह हमारे 1498 में जब ये आते हैं तो वहां पर राजा जयमरीन जो है इनका स्वागत करते हैं भव्य तरीके से,
है ना। स्वागत करते हैं और इनको वहाँ पर मसाले वगैरह बहुत पसंद आ जाते हैं, मसाले ले जाते हैं यहाँ से, लगभग 50 गुना ज़्यादा इनको मुनाफा होता है और जाकर फिर यूरोप में हल्ला कर देते हैं और वहाँ से सारे के सारे पुर्तगाल आते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होगा हमारा जो गोवा है उसी समय 1500 एक मिनट कब आते हैं भैया, मतलब कि 1498 में, 1498 से 1498 मतलब 1415 के आसपास में, 1415 के आसपास में, एक मिनट 1515 के आसपास में हमारा गोवा इनके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। और इसकी आज़ादी मिलती है हमें कब पता है, जब हम आज़ाद हो गए, पूरा देश आज़ाद हो जाता है 47 में। उसके बाद 1961 में गोवा को आज़ादी मिलती है ना, 19 दिसंबर और 1961 को गोवा को आज़ादी मिलती है। इस तरह याद रखेंगे। और पुर्तगाल में जो सबसे पहले आए थे उनका नाम क्या था भाई, उनका नाम बता देना। और उसके बाद 1498 कितने दिन तक ये रहते हैं, मतलब कितनी बार आए थे अब पुर्तगाल का जो थाला शासक रहता है ये 3 बार आया रहता है। एक बार तो आता है 1498 में, एक बार आता है 1503 में और एक बार आता है 1511 में। जब 1511-12 में आते हैं तो इनका डेथ हो जाता है, ठीक है ना, इनकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक भाई, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं चौथे नंबर पर, हमको क्या पढ़ना है, सारे क्रम से लिखते रहिए क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके बाद कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध में पता है बच्चों आपको 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। उसी बीच में आपको पता होगा 1760 का वांडीवास की लड़ाई भी आपने सुना होगा। यानी कर्नाटक या फिर कर्नाटिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रांसीसी और प्लस अंग्रेज के साथ होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ाई करते हैं अपना सत्ता के लिए यूरोप में, और उसका नतीजा यहाँ पर देखने को मिल जाता है भारत में। भारत से भी बहुत सारे इनके बोरिया बिस्तर सिमट दिए जाते हैं फ्रांसीसियों के, क्योंकि वहाँ से जब हार जाते हैं सप्तर्षि युद्ध होता है, 7 वर्षों के लिए होता है। लास्ट जो तीसरी लड़ाई होती है, कर्नाटक की 3 लड़ाई लड़ी गई है। कौन कौन से, 1746 से 1748 के बीच में, 1749 से 1754 के बीच में, और उसके बाद 1756 से 1763। 1756 से 1763 वाले बीच को हम सप्तर्षि का युद्ध कहते हैं, है ना। 7 दिन तक, मतलब 7 सालों तक लड़ा गया था। इसलिए 7 वर्षों के लिए इसे बोला जाता है सप्तवर्षीय लड़ाई, जिसमें कि अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर, फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर पूरा सिमेट दिया गया था। ये बातें याद रखेंगे 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, ठीक है ना। ये सारी चीजें याद रखेंगे भाई। इसके बाद पढ़ना है अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना। अंग्रेज कब आते हैं, 1600 में इनकी एंट्री हो जाती है। इसके बाद आपको पता है कि इनका जो प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई में अपना पैर जमा लेते हैं। उसके बाद कंपनी का शासन होता है, कंपनी अपना शासन करना स्टार्ट कर देती है। कंपनी का शासन कब खत्म होता है पता है आपको, अब इसके पहले ही बक्सर की लड़ाई हो जाती है 1764 में। इसके बाद बहुत सारे मराठाओं की उत्पत्ति होती, उदय होता है, उनको भी शांत करा देते हैं। इधर आपका पता है कि अगर बात करें इधर हैदर अली और प्लस आपका टीपू सुल्तान का उदय होता रहता है, तो वहाँ पर भी लड़ाई होती है ना। जो दक्षिण भारत का रहता है वहाँ पर भी 4 लड़ाइयाँ होती हैं। 1799 में इनकी टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है, और उससे पहले उनके पिताजी का दूसरी लड़ाई में, कि जो आपका टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच होती लड़ाई, वो 4 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं इनके बीच में। 2 इनके पिताजी के साथ और 2 इनके मतलब टीपू सुल्तान के साथ। चौथी लड़ाई में कोई ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता है। उसमें आपको पता है MMS, यानी कि अगर बात करें मद्रास, उसके बाद मसूलीपट्टनम, उसके बाद आपका एस, मतलब कि आपका यह पूरा इलाका जो आपका नीचे वाला इलाका था वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। अंग्रेज सीधा उस पर शासन करने लगते हैं। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ध्यान सुनना। शीतोष्ण वाला क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर। ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं, हमारे टाइम जोन कैसे निकालते हैं, टाइम जोन मतलब टाइम कैसे निकालते हैं, ये सारे विषय पढ़ना है। इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, वही वीडियो हम लगा देंगे इस पर ना, आप लोग अच्छे से उसको देख लेंगे। टाइम जोन कैसे निकालते हैं विधिवत। टाइम जोन निकालने का हम तरीका बता देते हैं बच्चों। जैसे कि हमारे यह इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर आ जाता है आपका कर्क रेखा। घबराना मत, ये तो मात्र एक डेमो क्लास है, यह सिलेबस के लिए सिर्फ बनाया गया है, और सारी चीजें पढ़ाएंगे भाई। मकर रेखा बस आप लोग शेयर करते रहना। यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री बोलते हैं, भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री, ये सब लाइन से बोलते हैं। इसके बीच में 23.5 डिग्री का अंतर होता है। 23.5 डिग्री का अंतर होता है। हमारा पृथ्वी झुका होता है, इस वजह से इस पे जो सन होता है बस इतने दूर में ट्रेवल करता है। इसके बाद करें 21 जून को सन का सीधा किरण यहाँ पड़ता है। 21 जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 22 सितंबर के आसपास में सन यहाँ पे आ जाता है। 22 सितंबर के बाद 3 महीने आगे जोड़ेंगे तो 23 दिसंबर के आसपास में सन यहाँ पर होते हैं। इसके बाद सीधे आगे निकलता है तो मतलब 23 मार्च के आसपास में सन यहाँ पे आ जाता है। यानी कि मार्च के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। मतलब इक्विनॉक्स का दिन आता है 22 सितंबर और 22 मार्च के आसपास में। 22 मार्च, 23 मार्च ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। आप देख लेंगे 1 दिन 2 दिन आगे होता रहता है हमारे मौसम की वजह से, हमारे चक्र, जो ये मौसम का चक्र इस वजह से देखते नहीं है। ये बरसात के समय
बरसात नहीं होता है, गर्मी के समय अच्छे से गर्मी नहीं पड़ती, ठंड के समय बारिश होने लगता है। ये सब सारे क्या है, मौसम के चेंज हैं, वेदर क्लाइमेट जो चेंज होता रहता है ना, ये सब सारी घटनाएं होती हैं। अब इसमें हमारे इक्वेटर के ऊपर देखें बच्चों, तो इधर और इधर 90-90 रेखाएं होती हैं। कितना, 90 इधर और 90 इधर होती हैं। और 90-90 की जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। 90 + 90 180 हो गया, प्लस एक इक्वेटर तो बराबर 180। तो बोला जाएगा अगर आपसे यह क्षैतिज रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड रेखाएं हमारे अर्थ पर कितनी है तो बताएंगे 180 है। अगर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को हटा देते हैं तो -2 कर देना, 179 हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर बात करेंगे यह जो बड़ी लाइन है, इस प्रकार से हर क्षैतिज रेखा के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है बच्चों, याद रखना। और जो इस प्रकार की लाइन होती है लॉन्गिट्यूड, इतने स्पीड से पढ़ाएंगे नहीं, बस समझा रहे हैं आज आपको, क्योंकि सिलेबस का जिक्र कर रहे हैं भाई। अब इसमें देखना, यह वाला जो लाइन होता है इसे बोलते हैं भाई हम लोग 0 डिग्री टाइम जोन, जो कि हमारा कहाँ से होकर जाता है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर जाता है। ग्रीनविच एक देश है भाई, वहां से जाता है। अब वहीं से सारी दूरियां हम सारी टाइम सेट करते हैं। अब इस लाइन के इधर 180 रेखा, सॉरी 90 रेखा, अब इधर भी 90 रेखा होता है। 90-90 कितना हो गया, 180 हो गया। 180 प्लस एक बीच में 181, इस तरह से 181 रेखाएं हैं जो कि हमारे लॉन्गिट्यूड वाले हैं। और वैसे देखेंगे तो 189 हैं, कौन से, क्षैतिज वाले। पाई वाले 181, याद रख लेना बच्चों। और पड़ी वाले के बीच में, जो पड़ी वाले होते हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है तो याद रखना, इनकी जो पड़ी वाले होते हैं इनके बीच में ऊपर जाने पर डिस्टेंस घटता है, नीचे जाने पर डिस्टेंस घटता है। लेकिन अगर बीच में आ जाए इक्वेटर के पास तो इनके बीच की जो दूरी होती है 111 कितना होता है भाई, 2 के आसपास में, 111.2 किलोमीटर होता है इनके बीच की दूरी। अब टाइम कैसे निकालते हैं, हर एक क्षैतिज रेखा के बीच में, क्षैतिज मतलब सॉरी ऊर्ध्वाधर, हर एक ऊर्ध्वाधर मतलब कि लॉन्गिट्यूड भाई समझ जाना, हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है कैसे निकालते हैं, देखना टाइम जोन कैसे निकालते हैं। 360 डिग्री बराबर होता है भैया 24 घंटे, सबको पता है 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमेगी भाई, घूमती है ना भाई, घड़ी का सुई भी 24 घंटे में 360 डिग्री। एक मिनट क्या कर दिया हमने, एक मिनट रुक जाना, पृथ्वी की बात हो रही थी, सही तो था जी, 24 डिग्री सही है, सॉरी 360 डिग्री पूरी पृथ्वी घूमेगी 24 घंटे में। आपको पता है दिन रात होता है ना, तो 24 घंटे। हम वॉच वाले पे आ गए थे, घड़ी को लेकर। घड़ी नहीं देखना हमको, यह देखना है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक घंटे में बताना, एक घंटे में 360/24 यानी कि मान के चलते हैं भैया 15 यानी एक घंटे बराबर 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री मतलब बढ़ जाएगा, मतलब 15 डिग्री बराबर एक घंटे, मतलब यहाँ से हर दो क्षैतिज रेखा के 15 डिग्री के बीच में कितना आएगा, एक घंटे का अंतर होगा। लेकिन अगर बात करें मिनट में बदलें तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर निकालना होगा बच्चों, तो 60/15 कर देना, 15 चौका 64 मतलब 4 डिग्री। एक मिनट बराबर 4 डिग्री, इस तरह से हम निकालते हैं। अब इस ग्रीनविच के अगर आगे जाते हैं तो टाइम जोन बढ़ेगा, इस ग्रीनविच के पीछे जाते हैं तो टाइम घटेगा। इस तरह से अगर देखें तो 82 सही 1/2 डिग्री का अंतर है हमारे भारत के टाइम जोन और ग्रीनविच से, मतलब 82.5 डिग्री का मतलब अगर इसका हिसाब किताब यहाँ से बनाएंगे तो 5.5 घंटे के आसपास आएगा। 5.5 घंटे हमारा भारत का टाइम आगे है। हमारे भारत का जो टाइम जोन है यह इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है और 82.5 डिग्री के आसपास से बनाता है ना, 82.5 डिग्री अक्षांश पर है। अब इसकी बात करेंगे अगर हम कि हमारे टाइम जोन पर कितनी भारत के राज्य स्थित हैं, तो याद कर लेना यूपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश। एक मिनट रुक जाना, मध्य प्रदेश है कि नहीं है देख लेना भाई, देखना अब कौन कौन सा भाई, छत्तीसगढ़ नहीं है ना, देखना ध्यान से सुनना पहले। उड़ीसा भी है क्या, देख लेना एक बार उसे। आपका यूपी है, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है, इस तरह याद कर लेना, मध्य प्रदेश नहीं है, ये चारों पांचों है, इसको याद कर लेना। एक टाइम जोन जहां से गुजरती है, 5 राज्य हैं, ठीक है ना बच्चों। ये सारी बातें रही। अब आते हैं हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जैसे कि संसद के बारे में पढ़ना है हमें, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर हमारा संसद बनता है। उसमें चुनाव किस प्रकार से होते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति के मताधिकार के लिए कितनी वोटिंग होते हैं, शक्ति क्या है उसके लिए, और उसका महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से चलाई जाती है। इसके बाद न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में अंतर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय क्या होता है, जनपद जो स्तरीय जो जिला न्यायालय होता है, जिला स्तरीय न्यायालय होते हैं उसका क्या होता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में क्या अंतर है, सब बताएंगे। न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, पंचवर्षीय योजनाएं अब आ जाती है इकोनॉमिक्स में, तो पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पढ़ना है। 1950 से लागू हुआ था, पहले अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, अब उसी की जगह 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हो गया आपका नीति आयोग, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इस तरह से ये स्टार्ट हो चुका है, जो कि सहयोग के लिए
एक गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, गवर्नमेंटल बॉडी है, इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आधुनिक बैंकिंग की क्या स्थिति है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय 14 का, फिर उसके बाद 1980 में 6 का और हो जाता है, फिर 6 के बाद 2 को मिक्स कर दिया जाता है, मिला जुला के 19 का राष्ट्रीयकरण होता है। अब मिला जुला के बात करें तो हमारे भारत में जो बैंक हैं 14 बैंक रह चुके हैं, सबका मिक्स हो चुका है ना। तो ये सारी बातें रही, सिलेबस रहे, अगर आपको पसंद आया तो शेयर करना। कल से धुआंधार क्लासेस, हर एक चीज़ इसी तरह पढ़ेंगे आप, बहुत आनंद आएगा, देख लेना, हमारा वादा है आपसे। धन्यवाद।